आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये वीडियो ईएमआरएस और चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट्स के जो एमपीवाई क्वेश्चन हैं या अदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में अदर टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जिनसे हमें एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए और ये भी साथ-साथ ये भी पता लगे कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है अभी भी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आखिर क्या पूछा जाता है। तो इसकी डिटेल सिलेबस वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर चंडीगढ़ पीआरटी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका सिलेबस जानना होता है ना? उसके बेस पे आप अपना रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये थी इस वीडियो के रिगार्डिंग बेसिक इन्फो। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले अगर आप हमारी टेलीग्राम कोच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसको इसके लिए आपको पैडा कोच नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप नोट्स, पीडीएफ या ऑथेंटिक एजुकेशनल अपडेट चाहते हैं, तो उसके लिए पैडल अब ऑफिशियल इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रभावी प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको सही टिक करना है। तो पहले मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को 1 से या 2 सेकंड के लिए पॉज़ करें, अपना आंसर दें, फिर आप वेरीफ़ाई करें। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी बेहतर है। और अगर आपके जो आंसर्स हैं वो मेरे आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन, यहाँ केवल बात आंसर टिक करने की नहीं है, यहाँ है उसका रीज़न जानना कि आखिर ये सही है, तो ये क्यों सही है और जो बाकी नहीं बन रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन के साथ आपके मल्टीपल क्वेश्चन तैयार होते चले जाएँगे। तो प्रभावी शिक्षक बनने के लिए सबसे कम, यहाँ मुझे सबसे कम क्या चीज़ है, जिसे पढ़ने में रुचि नहीं है, सख्त अनुशासन पसंद हो, शिक्षण की उपेक्षा करता हो या अपने विषय को अच्छे से जानता है। तो यहाँ अगर सबसे कम जो संभावना है, जो प्रभावी शिक्षक बनने के लिए है, तो सबसे मेन चीज़ जो देखेंगे वो पढ़ाने के में रुचि नहीं है। क्योंकि अगर किसी शिक्षक की पढ़ाने में ही रुचि नहीं है, मतलब वो अपने प्रोफ़ेशन में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो आगे चीज़ों को कैसे सीखेगा? भले ही अनुशासन पसंद है, अनुशासन शिक्षा में होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कहीं न कहीं आपको अनुशासन देना भी एक शिक्षक का काम होता है। शिक्षण की उपेक्षा, हाँ, बाद में शिक्षण के साथ-साथ वो अपने तरीके बदलता जाए, बट अगर रुचि नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका बिगड़ गया ना। तो इस वजह से हमने पहला ऑप्शन सही माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किताबें जो हैं संचार संप्रेषण का शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं, बशर्ते मतलब बुक्स में ऐसा क्या हो कि वो संचार कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव सोर्स बन सकती हैं। विषय वस्तु मूर्त हो, मतलब कॉन्क्रीट में हो, विषय वस्तु उदाहरणात्मक हो, एग्ज़ाम्पल बेस्ड हो, माध्यम हिंदी हो, मतलब केवल पुस्तकों का माध्यम जो है वो हिंदी रखा जाए, प्रिंट की गुणवत्ता, मतलब जो प्रिंटिंग क्वालिटी हो, वो एकदम बेहतरीन किस्म की हो। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी किताब को या आपके एजुकेशनल मटेरियल को एक इफ़ेक्टिव सोर्स बनाता है, वो है आपका उसको उदाहरण से जोड़ना। क्योंकि बच्चों को हमने, अगर उन बच्चों को हम जो भी कॉन्सेप्ट की तैयारी करा रहे हैं, वो अगर उनकी रियल लाइफ से नहीं जोड़ी जाएगी, तो उनकी समझ में कुछ आने वाला है नहीं। फिर आप प्रिंटिंग की गुणवत्ता बहुत बेहतरीन कर दें, है ना? कितना भी मूर्त चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें, बट मेन है कि आप उस, भले ही आप अमूर्त पढ़ा रहे हों, बट अगर आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके उन्हें बता सकते हैं, उससे बेहतरीन कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव वे या सोर्स हो ही नहीं सकता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि उच्च शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से परिलक्षित होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि आपकी हाईएस्ट टीचिंग किस तरीके से आप मानेंगे? छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्नों से, छात्रों की उपस्थिति से, कक्षा के शांत वातावरण से या किताबों की सजावट से? तो आपको यहाँ कहीं न कहीं आप टीचिंग को जज करना है। आप बेहतरीन टीचिंग किसे मानेंगे? तो बेहतरीन टीचिंग उसे मानेंगे जब जो बच्चे हैं वो खुद खुद से क्वेश्चन पूछें, है ना? क्योंकि उससे ये साबित होता है कहीं न कहीं बच्चे एक्टिव तरीके से आपकी क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, इन सभी का मेन मोटिव ही ये है कि बच्चे को कहीं न कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन के तौर पे लाया जाए, ठीक है? जो आपका निर्मित महत्व की ओर इशारा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कक्षा में अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम बोध होना चाहिए। मतलब इनमें से कौन-सी चीज़ है जिसका जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना उसके चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती? क्या वो अभिप्रेरणा की तकनीक है, प्रतिक्रिया की जिनकी अपेक्षा कर रहा है एक टीचर, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीचिंग एड्स हैं, कक्षा में क्या पढ़ाना है उस विषय की जानकारी? तो देखो यहाँ जो मेन रिक्वायरमेंट है, मतलब जो सर्वप्रथम बोध जिस चीज़ का एक शिक्षक को होना चाहिए, वो है प्रतिक्रिया
का जिसकी प्रतिक्रियाएँ जिनकी वो अपेक्षा कर रहा है। यहाँ प्रतिक्रियाओं का मतलब है ऑब्जेक्टिव से। अब इसका रीज़न मैंने अदर ऑप्शन क्यों टिक नहीं किया, यही क्यों इसका सही आंसर बन सकता है, इसका रीज़न जान लेते हैं। क्योंकि जब आपने कहीं न कहीं जैसे बीएड है, बीटीसी हम करते हैं, तो हमें एक इंटर्नशिप के लिए स्कूल में पढ़ाना होता है, अपने लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। तो लेसन प्लान तैयार करने में जो पहली चीज़ हम लिखते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स, है ना? कि आखिर जो हम पढ़ा रहे हैं या जो चीज़ हम एज़ अ टीचर परफ़ॉर्म करने वाले हैं टीचिंग में, उनसे बच्चों को क्या मिलेगा? तो हम कहीं न कहीं उसका एंड रिज़ल्ट मतलब प्रतिक्रिया को पहले देखते हैं। तो यहाँ इसलिए ये इस वजह से ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब सर्वप्रथम बोध होना चाहिए एक शिक्षक को, वो है ऑब्जेक्टिव का पता लगाना कि अब वो पढ़ाने जा रहा है, उससे क्या आगे बच्चे को मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण अधगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रिया से क्या होता है? टीचिंग लर्निंग की आपस में जो पारस्परिक क्रिया होती है उससे क्या होता है? सूचना उत्पन्न होती है, तर्क वितर्क उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होते हैं या वाद विवाद उत्पन्न होता है। तो अगर टीचिंग और लर्निंग की आपस में जो परस्पर क्रिया है उससे आपकी सूचना उत्पन्न होगी। हो सकता है कई लोग इसका आंसर विचार उत्पन्न होना लगा रहे हों, या कई हो सकता है इसका तर्क वितर्क होने लगा रहे हों। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब यहाँ सूचना क्यों उत्पन्न होना हमने माना है, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके लिए आपको ज़रा ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार सूचना साक्षरता या इन्फॉर्मेशन लिटरेसी होती क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है उसकी अवधारणा सबसे पहले आपका 1976 में आई थी, ठीक है? और ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये पॉल जकॉर्बिस्की के द्वारा लाई गई थी। अभी होती क्या है, इसमें किसी भी सूचना संबंधी मुद्दे मुद्दे की और आवश्यकताओं का ज्ञान और पहचान का पता लगता है, जिसके बेस पे आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और इससे ही आपके कहीं न कहीं सूचना के प्रभावी ढंग का पता लगता है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इससे क्या होता है, इन सब की जब हमें सूचना की क्वालिटी, गुणवत्ता का पता लगता है, तो कहीं न कहीं वो हमारी समस्या समाधान में मदद करता है। तो इसलिए आपका कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन लिटरेसी ज़रूरी है। और ये किसकी पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है? ये हमारी टीचिंग और लर्निंग की आपस की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। तो आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी के उद्देश्य में विफलीकरण में सदैव जनित होता है। मतलब अगर किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे क्या चीज़ एज अ प्रोडक्ट उत्पन्न होगी, क्या है? स्व अवधारणा में गिरावट आती है, तनाव में वृद्धि होती है, व्यक्तिगत विकार उत्पन्न होता है या बढ़ी हुई अवप्रेरणा। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो ये वाला ऑप्शन, क्योंकि पॉजिटिव साउंड कर रहा है और हमें जो आंसर चाहिए वो एज अ निगेटिव साउंड वाला चाहिए, तो इसलिए गलत हो जाता है। अब व्यक्तिगत विकार, फ्रस्ट्रेशन में आपसे व्यक्तिगत विकार इंडिविजुअल जो इम्प्लीमेंट डिसेबिलिटी है वो आना अपने आप में थोड़ा सा इससे हट की बात है। या तो वहाँ ऑप्शन वन हो सकता है या ऑप्शन सेकंड। मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन में कई लोग मान सकते हैं कि तनाव आता है, कई लोग मान सकते हैं कि स्व अवधारणा में गिरावट आती है। तो जो आपका विफलीकरण है, जैसे हम असफल हो जाते हैं, तो उससे जो मेन चीज़ है वो क्या आती है? कहीं न कहीं हम खुद पर एक संदेह करने लगते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्व अवधारणा में आने वाली गिरावट। हाँ, उसकी वजह से आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी आपकी स्व अवधारणा में गिरावट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छात्रों में सृजनात्मक चिंतन बढ़ने के लिए शिक्षक को कैसे सवाल पूछने चाहिए? मतलब कहीं न कहीं क्रिटिकल थिंकिंग आप एक बच्चे में या क्रिएटिव थिंकिंग बच्चे में डेवलप कर रहे हैं, तो एज़ अ टीचर आपको कैसे क्वेश्चन पूछने होंगे? वस्तुनिष्ठ है, बंद अंत वाले मतलब क्लोज़ एंडेड, मुक्त अंत वाले मतलब ओपन एंडेड, लघु उत्तरीय। इनमें जो अगर आपने क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे को क्या है कि फिक्स आंसर तो पता नहीं है, तो वो कहीं न कहीं चीज़ों को सोचने पे मजबूर होगा और उसे जिस तरीके का आंसर सही लगेगा वो उस तरीके का उत्तर देगा। इसलिए यहाँ मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना बच्चे से ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन प्रोजेक्ट शिक्षण साधन नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट शिक्षण साधन नहीं है। क्या वो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एपीडिया एपीडिया स्कोप है, या श्यामपट्ट है, स्लाइडर प्रोजेक्ट है? तो यहाँ आपको सीधी तौर पे पता लग रहा है कि जो प्रोजेक्टर साधन नहीं है वो है आपका श्यामपट्ट, ठीक है? ओवरहेड प्रोजेक्ट मतलब आपने देखा होगा कि छत मतलब जो रूफ है उस पे एक लटका हुआ प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, उसे आप ओवरहेड प्रोजेक्ट कहते हैं। एपीडिया स्कोप भी प्रोजेक्टर का एक टाइप है आपका। स्लाइडर प्रोजेक्ट हम जब स्लाइड दिखाते हैं तो वो स्लाइडर प्रोजेक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ जो श्यामपट्ट है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पाठ्यक्रम विकास में विषय वस्तु अधिगम को सुधारने में प्रयोग किए जाने वाला मूल्यांकन। तो यहाँ मेन चीज़ क्या पूछी जा रही है कि पाठ्यक्रम विकास में आप क्या कर रहे हैं, आपको विषय वस्तु मतलब कॉन्सेप्ट अधिगम को
सुधारना है, सुधारने के लिए आप किस तरीके के मूल्यांकन का प्रयोग करें? क्या वो निर्माणात्मक है, योगात्मक है, नैदानिक है या समालोचनात्मक है? इट मीन्स अगर इंग्लिश में इनका थोड़ा ट्रांसलेट करूँ तो फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोज है या आपका क्रिटिकल है। तो यहाँ विषय वस्तु को सुधारने की बात हो रही है और सुधारा तभी जा सकता है आप जब उसे रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उसको देख रहे हो। तो जो ये प्रक्रम है ये आपका निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। ये समेटिव आपका क्या होता है कि आपका जैसे ही पूरा एक एनुअल वर्ष खत्म हो जाता है तो वर्ष के अंत में आप सीधा एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसे आप समेटिव असेसमेंट कहते हैं। नैदानिक क्या होता है, नैदानिक में आप कहीं न कहीं आपको बच्चे की जो कमियाँ हैं उनका निदान करना होता है। ठीक, इस तरीके की ये कहीं न कहीं आपके असेसमेंट मूल्यांकन के टाइप आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस निम्न में से शिक्षण व्यवसाय की प्रकृति नहीं है, तो शिक्षण की कौन-सी प्रकृति यहाँ उपयुक्त नहीं बैठती है? तो क्या आपकी अधिगमकर्ता उन्मुख है, मतलब एक तरीके से हम लर्नर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। गत्यात्मक है, ठीक है? मतलब ये गत्यात्मक का मीन्स है कि डायनामिक है, कि जो आपका शिक्षण है, वो आपका डायनामिक है या नहीं? मानवोचित है, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, सरकार के प्रति आज्ञाकारी बनने में सहायक है। तो जो शिक्षण व्यवसाय की प्रकृति जो नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है, तो वो आपका सरकार के प्रति आज्ञाकार बनने में सहायक नहीं है। क्योंकि सरकार के प्रति शिक्षण की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर शिक्षण की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो एज़ अ चाइल्ड को सेंटर में रखकर देखी जा सकती है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कक्षा में अधगम प्रभावी होता है अगर शिक्षक के द्वारा टेस्ट प्रचुर अवप्रेरणा दी जाए, शीघ्र फीडबैक दिया जाए, अक्सर प्रश्न पूछे जाएँ, चीज़ों को संक्षिप्त किया जाए। तो यहाँ जो है, मतलब मेन चीज़ अगर रीज़न पूछें तो हो सकता है आपका और मेरा जो आंसर टिक करना हो अलग-अलग हो सकता है। तो मैं जो आंसर टिक करूँगा वो है प्रचुर अभिप्रेरणा दी जाए। हो सकता है कुछ बच्चे इसका अक्सर प्रश्न पूछा जाए टिक कर रहे हैं, तो मैं अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन दूँगा, उसके साथ ही ये नहीं बन रहे हैं वो भी बताऊँगा। बट अगर आपने किसी और ऑप्शन को टिक करा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ कि आखिर आपका वो आंसर मानने का क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ टिक कर रहे हैं तो उसके जब रीज़न बताते हैं तो हमें कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और बेहतर होती है। तो जो प्रचुर अभिप्रेरणा दी जाए, ये अगर पूछा जाए कि शिक्षण के द्वारा ये इम्पोर्टेंट है, अधिगम प्रभावी बनाने के लिए, वो क्यों है? क्योंकि जो अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है उसको कहीं न कहीं अधिगम को या लर्निंग को प्रभावी बनाने का एक मुख्य कारण माना गया है। ठीक है? क्योंकि अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं है या आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मोटिवेट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि नहीं पहले इंटरेस्ट लाना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहता है, बट आपको पता है कि उसका पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो आप अलग-अलग चीज़ों के ज़रिए मतलब अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके कहीं न कहीं उसको उसका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट पहले नंबर पे नहीं आएगा, पहले नंबर पे आपको मोटिवेशन आएगा और फीडबैक तो जब देंगे जब बच्चा अधिगम कर रहा होगा, तो इसलिए हमारा ये नहीं बनेगा। प्रश्न अक्सर पूछे जाएँ, तो प्रश्न तो आप जब पूछेंगे तब कहीं न कहीं आप कोई न कोई उससे कॉन्सेप्ट करा देंगे या कराना स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कराना कब स्टार्ट करेंगे जब वो लर्निंग की प्रक्रिया में शामिल होगा और लर्निंग की प्रक्रिया में वो शामिल कब होगा जब वो कहीं न कहीं मोटिवेट होगा, उसके अंदर अभिप्रेरणा होगी उस चीज़ से रिलेटेड, इसलिए ये नहीं बनेगा। चीज़ों को संक्षिप्त किया जाए तो ये तो अपने आप में बनेगा ही नहीं। तो आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा, अगर हमने पहला ऑप्शन चुना है तो उसकी वजह क्या है उसको सही ऑप्शन मानने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की कि शिक्षा प्रदान करने की औपचारिक प्रकृति डैश के दौरान गुरुकुल आश्रमों और परिषदों के माध्यम से शुरू हुई होगी। तो हम सभी ने इसका आई होप कि सभी ने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस हट के आपका कहीं न कहीं जनरल आपके कॉमन सेंस पे बेस है, जहाँ आपको पता है कि गुरुकुल और आश्रम में शिक्षा कब दी जाती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैदिक काल में ही शिक्षा दी जाती थी, है ना? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सभी बच्चों के एक ही उत्तर पर जोर देने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यह शिक्षक की बात सुनने के लिए हतोत्साहित करता है, कक्षा में बच्चों को बोलने से रोकेगा, कल्पना एवं समझ में बाधा बनेगा, दूसरों की नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है? तो यहाँ जो है प्रतिकूल प्रभाव जो मेन रूप से अगर एक बच्चे पे पड़ेगा तो वो क्या पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से इसमें कल्पना और समझ में बाधा बनेगा। अब देखो, शिक्षक की बात सुनने के लिए हतोत्साहित करेगा तो ये शिक्षा से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षक ने क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने उसका जवाब दिया, उसी बच्चे को देखकर और बच्चे जवाब देने लग गए। तो कई लोग हो सकता है इसको नकल को मतलब फोर्थ ऑप्शन को सही मान रहे हों। बट जो मेन अगर अम्ब्रेला की बात करें, जो अम्ब्रेला टर्म की बात करें, तो आपका कहीं न कहीं कल्पना और समझ में मतलब मेन जो इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों पे, वो उस उनकी कल्पना और उनकी अंडरस्टैंडिंग को के बीच में एक बाधा उत्पन्न करेगा। उसका रीज़न ये है कि मान लो एक बच्चे ने कोई किसी भी कारण एक उत्तर दे दिया।
अब बाकी बच्चे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, कोई इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उनकी कहाँ समझ विकसित होगी? तो उनका जो मेन इफ़ेक्ट पड़ेगा तो कल्पना और समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या अदर इमेजिनरी थिंकिंग को बढ़ाने में ये कहीं न कहीं रुकावट का काम कर रहा है, ब्रेकर का काम कर रहा है। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कौन सा इसमें उदाहरण सबसे सही बैठेगा। बच्चे स्कूल के अंदर और बाहर अपने अनुभव के साथ ज्ञान को साझा करते हैं। जो बच्चे हैं वो शिक्षक को दोहराते हैं, मतलब शिक्षक जो पढ़ाएगा उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो विषय को सीखने के लिए बच्चे समूह में कार्य करते हैं। यहाँ कहीं न कहीं आपकी कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करी गई है। बच्चे अपने अनुभव शिक्षक के साथ साझा करते हैं। मतलब जो उन्होंने कहीं न कहीं अनुभव किया है उसे बस शिक्षक के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका पहला। कहीं न कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, जो बच्चे अंदर स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर के एनवायरनमेंट में, स्कूल के बाहर अपने फैमिली या नेबरहुड के एनवायरनमेंट में जो भी सीख रहे हैं उसको अपनी कहीं न कहीं लर्निंग से रिलेट कर रहे हैं, और यही मेन हमारा मोटिव है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में छात्रों को कागज़ से एक हवाई जहाज़ बना के बता रहा है। हम सभी ने कहीं न कहीं अपने 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में ऐसी चीज़ें कागज़ों से बनाकर खेली हैं। तो हवाई जहाज़ बनाना सिखा रहा है, आपको ये बताना है यह जो शिल्प बना रहा है वो किस तरीके के एकीकरण का उदाहरण है। क्या वो गणित के एकीकरण का है, खेल में है, सामाजिक विज्ञान में या भाषा में? तो मेरा जो आंसर है वो है गणित। हो सकता है इसका बहुत सारे बच्चे खेल आंसर लगा रहे होंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान और भाषा से थोड़ा-सा उसका रिलेशन कम है। अब मैंने इसका गणित क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा जैसे आपका ये A4 साइज़ का कागज़ है, तो आप क्या करते हैं, हवाई जहाज़ बनाने के लिए ये हिस्सा मोड़ते हैं, यहाँ से ये हिस्सा मोड़ते हैं, फिर इन दोनों को यहाँ से मोड़ते हैं, है ना? इस तरीके से कुछ आपका हवाई जहाज़ बनता है। तो आप जो मोड़ना बता रहे हैं उससे कहीं न कहीं एंगल, मतलब कोण की अवधारणा बच्चे के अंदर विकसित हो रही है। कोण की अवधारणा के साथ-साथ कहीं न कहीं उसकी लाइन की अवधारणा विकसित हो रही है। तो ये जो चीज़ है, खेल के साथ जो मेन एकीकरण कर रहा है वो आपका मैथ का कर रहा है। इसलिए यहाँ जो मैथ है या गणित का एकीकरण इसका उदाहरण है, इसलिए इसका ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होता है। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने इनको एन्जॉय करा होगा, और इसके साथ ही हमारी चंडीगढ़ पीआरटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जान सकते हैं कि चंडीगढ़ ने पहले जेबीटी एग्ज़ाम में किस तरीके के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, उससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। साथ में ये सीरीज़ जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं उससे रिगार्डिंग भी कई सारी वीडियो आ चुकी हैं। तो आई होप अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो उनके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करिए। साथ ही अगर आप D++ भी जो पीआरटी आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी करना सोच रहे हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड करते हैं, उनका पीवाईक्यू सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, क्योंकि मेन मोटिव है हमारा कॉन्सेप्ट को बेहतर करना, फिर क्वेश्चन भले ही किसी भी तरीके से पूछे जाए वो हम कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।